ठीक है। बाकी तो इसमें क्या होता है कि एलर्जन आता है और वो मैस्ट सेल को रप्चर करता है और फिर हिस्टामिन रिलीज होती है। ये बातें तो आप लोगों को पता है। अच्छा, अगर आप लोग नोट करो तो इन दोनों में हुआ, इधर क्या हुआ है कि वैजो मोटर टोन डैमेज होने की वजह से, वैजो मोटर सेंटर के काम ना करने की वजह से आपकी वैजो मोटर टोन बढ़ गई। ठीक है, यानी कि आपका वैजो डायलेशन हो गई यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप नोट करो तो यहाँ पे भी तो हिस्टामिन ने यही किया है, वैजो डायलेशन करा दिया। तो यानी कि ये दोनों काम हो रहे हैं। मसला क्या हो रहा है कि वेजो डायलेशन हो गई है। डायलेशन हुई है कि आपका वेजो मोटर सेंटर काम छोड़ गया। और यहाँ पे क्यों हुई है कि हिस्टामिन आगे वेजो डायलेशन करा रहा है। इसका आप हल सुने। इसका हल है आपका, ये देखो इन दोनों के अंदर हल क्या है। आप सिम्टम ये देखो, ठीक है ना, सिंपैथी, ठीक, सिम्पैथो इमिटिक ड्रग दो आप इसको। मतलब ये इस तरह की ड्रग्स हैं एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन वगैरह, जो कि वही काम करती हैं जो सिंपैथेटिक सप्लाई करती है। यानी कि ये भी क्या करेंगी, ये भी वैजो कंस्ट्रक्शन कराएंगी। तो वैजो कंस्ट्रक्शन कराएंगी तो आपका काम ठीक हो जाएगा। बात समझ आ गई। सिर्फ यही यही यहाँ से इस पूरे पैराग्राफ को ऐसे कट मारना और यही वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखना और फिर एक एरो इधर डाल देना और एक एरो इधर डाल देना। ठीक है जी। सिर्फ इसे एक ड्रग को, क्या नाम है जी, सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग। ठीक है। अच्छा जी, ये बात अब क्लियर हो गई कि इसने क्या करना है, इसमें एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन वगैरह। ठीक है, इन्होंने वैसे कंस्ट्रक्शन करा देनी है। चलो जी, अब आगे आते जाओ। चलो जी, अब मैं आप लोगों को ना वो, अब यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया कि कौन से केसेस में। अच्छा, इसी तरह से ब्लड फ्लो के लिए ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो उसके लिए तो ऑब्वियसली, अब जैसे जैसे वेन्स के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई तो ब्लड वीनस रिटर्न कम हो जाएगा। तो बात यह है कि वीनस रिटर्न कम होने के कितने फैक्टर हमने पढ़े। वॉल्यूम कम, वॉल्यूम कम का क्या मतलब, इसी के ऊपर लिखो। वॉल्यूम कम का मतलब हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। ठीक है। टोन कम के ऊपर लिखो, क्या लिखना है, न्यूरोजेनिक शॉक, वैसोमोटर सेंटर खराब है। अच्छा, ऑब्स्ट्रक्शन टू द ब्लड फ्लो, ये भी हो सकता है। ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन टू द ब्लड फ्लो के ऊपर भी लिखो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। ये भी अभी बताता हूँ आप लोगों को कि ये कैसे होता है, और इसमें भी वीनस रिटर्न कम हो जाता है। ठीक है। चलो आ जाओ, पहले सुन लो, पहले यही सुन लो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसने पर की आदत है कहानियां डालना, और कहानियां इस तरह डालना कि चार चार दफा बात को लिखना। ये देखो, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कॉज्ड बाय प्लाज्मा लॉस। पूरा ब्लड नहीं लॉस हो रहा, सिर्फ प्लाज्मा लॉस हो रहा है। हेमरेज के अंदर क्या हो रहा था, ब्लड वेसल फट गई थी, वेसल आपकी फटी थी। हेमरेज, हेमरेज कहते हैं जैसे आपको बड़ी वेसल को, आर्टरी को, ठीक है ना, वो जब रप्चर हो ना तो उधर से ब्लड बाहर निकल रहा है सारा। ठीक है, वो हो सकता है ब्लड इतना, वो आगे से स्किन भी रप्चर हो गई और ब्लड बॉडी से ब्लीडिंग, मतलब हेमरेज। ठीक है, हेमरेज होता है ब्लीडिंग हो, ब्लीडिंग कहते हैं एक्सटर्नल लॉस को। जबकि जरूरी नहीं है कि एक्सटर्नल लॉस हो, बाज़ औक़ात इंटरनल लॉस भी हो रहा होता है कि आपकी वेसल फटी है लेकिन वो बॉडी के अंदर ही, यानी कि वेसल बॉडी के अंदर ही अभी ब्लड पूल अप करना शुरू हो गया, मतलब वेसल से तो निकल गया है ना, वेसल से निकल गया है, वो होता है हेमरेज। ठीक है, उसमें पूरा ब्लड निकल रहा है, पूरी मतलब पूरा ब्लड निकल रहा है। ठीक है ना, पूरे का पूरा ब्लड निकल रहा है। लेकिन हो सकता है कि आपका प्लाज्मा लॉस हो। प्लाज्मा लॉस मतलब पूरा ब्लड नहीं निकल रहा, सिर्फ प्लाज्मा निकल रहा है, ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, उससे भी आपका हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है। ठीक है। चलो, इसकी अब एक वजह क्या है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब ये क्या, समझ लो इंटेस्टाइन है ना, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के अंदर कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन आ गई। तो इंटेस्टाइन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आई तो अब जो, जहां पे ऑब्स्ट्रक्शन से पीछे पीछे क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन से पीछे पीछे इंटेस्टाइन डिस्टेंड होने लग जाएगी। क्योंकि आगे ऑब्स्ट्रक्शन आ गई तो पीछे, जैसे एक सड़क के एक जगह पर अगर आप ब्लॉकेज लगा दोगे तो पीछे एक तरह से सड़क भर गई ना सारी, तो पीछे से सारी डिस्टेंशन होनी शुरू हो जाएगी। उस डिस्टेंशन की वजह से ये होता है कि जो इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर जो वीनस ब्लड नहीं आ रहा होता, क्योंकि जब इंटेस्टाइन डिस्टेंड करेगी तो वीनस, वेन्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, वेन्स के अंदर क्या हो जाएगा, वेन्स के अंदर ब्लड फ्लो, वेन्स के अंदर भी ब्लॉकेज थोड़ी सी होगी, क्योंकि वो जो इंटेस्टाइन के अंदर जो आया है प्रेशर, डिस्टेंशन हुई है, उससे वेन्स के ऊपर जब प्रेशर पड़ेगा तो वेन भी थोड़ी सी ब्लॉक होगी ना। बात को समझो ना कि इंटेस्टाइन के आगे ब्लॉकेज आया, इंटेस्टाइन के आगे, ठीक है, इंटेस्टाइन डिस्टेंड की उससे पीछे पीछे, साथ उसके ऊपर जो वेन गुजर रही थी, वो प्रेशर पड़ा वेन के ऊपर तो वेन थोड़ी सी ब्लॉक हुई। ठीक है,
तो वेन मतलब वेन के ऊपर भी थोड़ा सा पार्शियल सा ब्लॉक आया, यानी कि वेन थोड़ी सी क्या हुई, कंस्ट्रक्ट हुई, उसके ऊपर ब्लॉकेज आई, थोड़ी सी प्रेशर पड़ा ना इंटेस्टाइन की वजह से। इंटेस्टाइन के ऊपर क्यों प्रेशर पड़ा? उसकी ब्लॉकेज की वजह से। इससे क्या होगा, अब आपको पता है वेन कैसे बन रही होती है? कैपिलरी से वेन बन रही होती है, ठीक है। तो वेन के अंदर ब्लॉकेज आया तो कैपिलरी के आगे प्रेशर बढ़ना नहीं शुरू हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि जब लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होता है तो उससे पीछे जितना जितना उससे पीछे जो एट्रिया के अंदर प्रेशर बढ़ता जाता है, उससे पीछे पीछे हम कहते हैं उससे पीछे जो उनके अंदर वेन्स आ रही हैं, पल्मोनरी वेन्स, उनके अंदर प्रेशर बढ़ता जाता है। क्यों? तो इसी तरह से जब वेन के अंदर जब प्रेशर बढ़ रहा है, ऑब्वियसली यार उस टाइम में नहीं हमने पढ़ा था कि जब पल्मोनरी वेन के अंदर प्रेशर बढ़ता है पल्मोनरी एडीमा में, तो उससे पीछे जो पल्मोनरी कैपिलरीज है उनके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे भी यही होना है कि जब पल्मोनरी वेन के अंदर जब कंस्ट्रक्शन की वजह से प्रेशर बढ़ना है, यानी कि ब्लॉकेज होनी है, वहां पे ब्लड ने सही तरह से नहीं गुजर पाना, तो कैपिलरी का प्रेशर बढ़ जाना है। जब कैपिलरी का प्रेशर बढ़ता है तो आप लोगों को मैंने पल्मोनरी एडीमा में क्या बताया था, कैपिलरी का प्रेशर बढ़ना है तो ब्लड ने लीक होना शुरू हुआ। वहां पे भी यही हुआ था कि कैपिलरी का प्रेशर बढ़ गया था, ठीक है ना, 7 से लेकर कितने वो 28 तक निकल गया था। तो यहाँ पे भी जब प्रेशर बढ़ेगा तो वो सारा ब्लड बाहर निकलता जा रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ है, लेकिन इतना नहीं वो बाहर निकलेगा कि आरबीसी भी बाहर निकलना शुरू कर दे, ठीक है। तो ये बात अब आप लोगों को पता चल गई कि लॉस कैसे हुआ प्लाज्मा का, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर एक और बात देखो, और क्या है कि जब आपको बर्न्स होते हैं ना, बर्न्स, ठीक है, उस टाइम भी प्लाज्मा लॉस होता है, ठीक है। जब स्किन बर्न्स होंगे तो तब क्या होगा, तब वो प्लाज्मा लॉस होगा, ठीक है जी। तो इन केसेस में फिर ये कि आपका जब डिहाइड्रेशन हो, डिहाइड्रेशन जब होती है तब क्या होता है, जैसे सपोज जैसे बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो जाए, जब आप पानी इतना पी नहीं रहे, डिहाइड्रेशन हो गई, ठीक है, ठीक है ना। जब आपकी एडिनल कॉर्टेक्स खराब होगी, एडिनल कॉर्टेक्स से आपको पता है एल्डोस्टेरोन आता है जो कि सोडियम को रीअब्सॉर्ब कराता है। मैंने एक्लिमेटाइजेशन ऑफ स्वेटिंग में बताया था, एल्डोस्टेरोन सोडियम को अब्सॉर्ब कराता है, जिसकी वजह से वाटर भी रीअब्सॉर्ब हो जाता है। सोडियम रीअब्सॉर्ब हो रहा है तो वाटर ने भी उसके साथ हो जाना है ना, ठीक है। तो जब एड्रीनल कॉर्टेक्स ही खराब हो तो एल्डोस्टेरोन ही नहीं आएगा, एल्डोस्टेरोन नहीं आएगा तो वाटर भी, सोडियम भी अब्सॉर्ब नहीं होगा, तो उसके साथ वाटर भी बाहर निकलेगा, तो वो सारा पानी तो यूरिन के अंदर ही निकल जाएगा। यानी कि यूरिन में सारा पानी निकल रहा है तो डिहाइड्रेशन हो रही है। डिहाइड्रेशन हो रही तो मेरे भाईजान की ख्याल है ਤੁਹਾਡਾ, किडनी कहाँ से पानी निकाल रहा है? ब्लड से ही निकाल रहा है ना। तो ब्लड से निकाल रहा है तो ब्लड का वॉल्यूम नहीं कम होना। तो क्यों नहीं आपको समझ आ रही कि प्लाज्मा लॉस हो जाएगा आपका? तो प्लाज्मा लॉस होगा तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो जाएगा। किडनी ने क्या हाथ रख लिया है? किडनी को नहीं पता कि मैंने पानी बचाना है, इतना वॉल्यूम निकालना। किडनी आपकी जो है ना वो डिहाइड्रेट करना शुरू कर दिया आपको, आपका यूरिन पे यूरिन बनाई जा रही है, ठीक है। आपके एल्डोस्टेरोन से आपको पता ही नहीं है कि मैंने आके उसको बचाना है। आपका स्वेट जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है, आपको पानी खुद पीने का होश नहीं है, ये देखो, ठीक है। तो ठीक हो गया, ये सारी बातें आपको पता चल गई कि इस तरह से जब डिहाइड्रेशन हो रही है तब क्या हो रहा है, तब बेसिकली आपका प्लाज्मा लॉस हो रहा है। यार प्लाज्मा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आरबीसी तो नहीं लॉस हो रहे, ठीक है। लेकिन अब मुझे बताओ, एक फर्क तो होना चाहिए ना कि अगर हैमरेज हो रहा है जिसमें पूरा ब्लड जा रहा है और दूसरी तरफ से ये सिर्फ प्लाज्मा लॉस के जरिए होना, दोनों में हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है, लेकिन दोनों में कोई डिफरेंस है कि नहीं है? एक डिफरेंस है कि जब प्लाज्मा लॉस होगा तब आरबीसी वगैरह तो नहीं लॉस हो रहे, तो क्या होगा, आरबीसी वगैरह का लेवल हाई हो जाएगा, तो ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि आरबीसी की वजह से विस्कोसिटी बनती है ब्लड की, तो वो तो नॉर्मल है ना, पानी निकल ही जा रहा है तो आरबीसी का लेवल तो ज्यादा हो जाना है, ठीक है। ब्लड के सेल्स का लेवल ज्यादा हो जाना है तो क्या हो जाना है, विस्कोसिटी ब्लड की बढ़ जानी है, तो उसकी वजह से ब्लड ने मजीद स्लगिशली मूव करना है, मजीद मजीद स्लगिशली मूव करना है। अगे ही टिश्यूज को कोई चीज नहीं मिल रही, बेचारे भूखे मार रहे हैं कि हमारे वॉल्यूम कम है, ये है वो है वो है। ऊपर से अगर ये प्लाज्मा निकल जाए तो बिल्कुल ही फिर तो समझो कि ठीक है ना, बल्कि अच्छा था कि ब्लड ही निकल जाता, बजाय ये कि प्लाज्मा निकलता। ये बात जिस तरह से बता रहा हूँ उस तरह से समझो कि विस्कोसिटी भी आपकी कम हो जाएगी, विस्कोसिटी भी बढ़ जाएगी अगर सिर्फ प्लाज्मा निकला तो, ठीक है ना। पूरा ब्लड निकल जाता तो अच्छी बात थी, इसमें तो विस्कोसिटी भी कम ज्यादा हो गई है जिसकी वजह से अब मजीद वो स्लगिशली मूव कर रहा है, ठीक है ना। अब आपको थोड़ा और समझ आ गया? अच्छा जी, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कॉज्ड बाय ट्रॉमा, ठीक है ना। जब ट्रॉमा होता है तब क्या होता है, ठीक है ना, तब ठीक है ना, ट्रॉमा की वजह से भी तो यही होना है ना। ट्रॉमा हुआ तो सारा या तो होता है कि आपकी ब्लीडिंग हो जाएगी, हेमरेज हो जाएगा, ठीक है, वेसल तो रप्चर होनी है ना। लेकिन बाज औकात अब यहाँ पे इसने इस तरह से उसको लिखा है ना कि ट्रॉमा जब होता है ना तब एक तो ये है कि आपका हेमरेज हो जाए, ऑब्वियसली हेमरेज होता है तो ब्लीडिंग होती है ना। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ब्लीडिंग जो आपको पता है वो बेसिकली क्या है, ठीक है ना। तो
हो सकता है आपका हेमरेज हो, और बाज़ औक़ात हो सकता है हेमरेज उमरेज ना हो, बड़ी वेसल ना फटे, ठीक है ना? लेकिन ये है कि आपकी कैपिलरीज़ को इतना डैमेज आ जाए कि वहाँ से क्या होना शुरू हो जाए, वहाँ से प्लाज़्मा का लॉस शुरू हो जाए। अब आपको मेरी पूरी बात समझ आई है कि ट्रॉमा में बेसिकली 2 काम हो सकते हैं। एक हो सकता है कि हेमरेज हो जाए, बड़ी वेसल फट गई, वो ब्लड निकली जा रहा है सारा। इसमें ब्लड निकल रहा है, प्लाज़्मा नहीं निकल रहा। लेकिन दूसरी ये सूरत-ए-हाल हो सकती है कि कैपिलरीज़ के ना थोड़ा-थोड़ा वो कोई डैमेज आया है, तो उसकी वजह से प्लाज़्मा निकल रहा है, ब्लड पूरा नहीं निकल रहा। तो दोनों के अंदर इन द एंड होना तो क्या है? दोनों के अंदर इन द एंड क्या होना है? होना तो हाइपोवोलेमिक शॉक ही है। लेकिन ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हो सकता है प्लाज़्मा लॉस की वजह से है, ब्लड पूरे की वजह से हो। ठीक है हो गया जी? चलो जी, अब आप लोगों को ये भी बहुत अच्छा समझ आ गया कि हाइपोवोल्यूमिक शॉक जो प्लाज़्मा लॉस की वजह से हो रहा है। अब आपको यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन वाला पॉइंट समझ आया? अब आ जाओ हाँ ज़रा, अब आ जाओ हाँ। इसको पूछो हाँ, इसको बुला के इसको बोलो हाँ, मुझे आपको समझ आई है मेरी? इसको बोलो ऑब्स्ट्रक्शन टू द ब्लड फ्लो, ठीक है? तो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आनी चाहिए, उससे कैपिलरी सारा ब्लड निकाल देती है, इतनी बुरी है, ठीक है? चलो जी, अब आप लोगों को ना ये ज़रूरत से ज़्यादा ही समझ आ गया होगा, ठीक है? चलो जी, अब जनाब वाला और भी एक केस है, जिसके अंदर आपका ना कार्डियक आउटपुट नहीं कम होता, ठीक है? ये मैं आपको यहाँ से तो मैं 1 मिनट सिर्फ देख लूँ यहाँ से बताना चाहिए कि नहीं? नहीं, यहाँ से नहीं मैं बता रहा। चलो जस्ट एक बात सुन लो, एब्नॉर्मल हो सकता है परफ्यूजन पैटर्न्स बन जाएँ, चलो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। मतलब ये है कि ब्लड फ़िज़ूल-फ़िज़ूल जगहों पे जा रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको, ठीक है ना, जहाँ पे ब्लड चाहिए वहाँ पे सही ना जा रहा हो, तो शॉक हो जाए, ठीक है? बहरहाल इसको भी छोड़ दो, ये मैं आपको सेप्टिक शॉक के साथ बताता हूँ। अच्छा एक बात प्लीज़, बल्कि ये मैं कार्डियोवर्जन के साथ आपको बताता हूँ, वो कार्डिक जो है ना डिप्रेशन के साथ। चलो ये एंड पे बताऊँगा, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही सुन लो कि आपका हो सकता है आपका आर्टेरियल प्रेशर नॉर्मल हो, ठीक है? और आप समझ रहे हो शॉक नहीं है और उसको शॉक हो। और बाज़ औक़ात हो सकता है आर्टेरियल प्रेशर कम हो, लेकिन फिर भी वो बंदा शॉक में हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आर्टेरियल प्रेशर मिसलीडिंग है। आर्टेरियल प्रेशर से नहीं पता चलता कि आपका शॉक है कि नहीं है, ठीक है? अच्छा, फिर जो यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक बात समझाई थी, क्या समझाया था मैंने? कि आपका सिम्पैथेटिक सप्लाई क्या करती है? ये देखो, ये आर्टरियोल्स को जाके मैंने बताया था ना, क्या बताया था? पहले तो वो सुनो जो मैंने बताया था, ताकि अगेन एक दफ़ा रिवाइज़ हो जाए कि सिम्पैथेटिक सप्लाई आती कैसे है, पहले ये बताओ? कहाँ से आती है? बताओ पहले? पहले मैंने ये बताया था कि बैरोरिसेप्टर्स होते हैं, वो सेंस करते हैं, वो सेंसर होते हैं। फिर जो मेन जो हम कंट्रोल सेंटर कहते हैं, वो वैज़ोमोटर सेंटर होता है। वहाँ से फिर क्या होता है, वहाँ से सिम्पैथेटिक सप्लाई रिलीज़ होती है, ठीक है? वो जाके एसए नोड पर एक्ट करती है या फिर आपके वेस्कुलर स्ट्रक्चर पे जाके एक्ट करती है, ठीक है? वेस्कुलर हार्ट रेट पे जाके उसको बढ़ाती है सिम्पैथेटिक सप्लाई, और आपके वेसल्स को जाके क्या करती है, कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, और हार्ट और आर्टेरियल प्रेशर बढ़ाती है, ठीक है? यही बताई थी पहले कहानी। अब ज़रा थोड़ी डिटेल में देखो। ये देखो हार्ट रेट बढ़ा दिया ऐसे नोड पे एक्ट करके, और अब सवाल ये है कि बेसिकली ये किसको कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, ये क्लियर कर लो। आर्टरियोल्स को, जिनसे फिर आगे क्या बनती हैं, कैपिलरीज़ बनती हैं। आर्टरी, आर्टरियोल्स और फिर आगे प्री कैपिलरी स्फिंक्टर वगैरह और ये वो सारी उनको बेसिकली ये ज़्यादा सप्लाई वहाँ पे होती है। ये बात मैं आपको चैप्टर 18 के अंदर कल बताऊँगा। अभी सिर्फ सुन लो कि आर्टरियोल्स को बेसिकली कंस्ट्रक्ट करके वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ाती है और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, सिम्पैथेटिक सप्लाई, ठीक है? सिम्पैथेटिक सप्लाई को आगे कौन बताता है? सिम्पैथेटिक सप्लाई कहाँ से आती है? वैज़ोमोटर सेंटर से। वैज़ोमोटर सेंटर को आगे कौन बताता है कि तुमने वैज़ोकंस्ट्रिक्शन करानी है? आपके बैरोरिसेप्टर्स, ठीक है? चलो खैर, दूसरा ये किसको कंस्ट्रक्ट कराती है? वेन्स और वेनस रिजर्वायर्स को भी ये करती है। जब वेन को कंस्ट्रक्ट करेगी, तो अभी जो आपको मैंने पूलिंग बताया, उसके अंदर वेन क्या हुई थी? अभी जो मैं एनाफाइलेक्टिक शॉक बता के आ रहा हूँ, अभी जो मैं जिस तरह बताया है, उसके अंदर वेन जब डायलेट होती है तो क्या होता है? वेन जब डायलेट होती है तो क्या होता है बताओ? वेन जब डायलेट हो जाए तो वो पूलिंग शुरू कर दी, वेनस रिटर्न कम हो जाता है, ठीक है? जबकि ये क्या करता है, ये वेन को कंस्ट्रक्ट कराता है, जिससे ये वीनस रिटर्न बढ़ता है। यही काम आपके आपके बॉडी के मसल कर रहे होते हैं। कि वो जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो मसल के साथ जो भी वेन्स वगैरह होती हैं, वो क्या होती हैं? वो सारी कंस्ट्रिक्ट होती हैं और वेनस रिटर्न बढ़ता है और कार्डियक आउटपुट बढ़ता है। एक्सरसाइज में भी यही हो रहा होता है कि आपके एब्डोमिनल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? चैप्टर 18 में पढ़ाऊँगा, एब्डोमिनल रिफ्लेक्स होता है। वो जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका वेनस रिटर्न बढ़ता है, क्योंकि आपकी वेन्स जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट होती हैं मसल्स की वजह से।
ठीक है, अब बात समझ आ गई। फिर एक और बात भी देख लो, आपकी एक थेरेपी ये भी है कि जब आप देखो ना बंदे को शौक है तो उठा के उसको उल्टा कर दो, उसका हेड नीचे और टांगे ऊपर कर दो। ठीक है, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि आपका वीनस रिटर्न बढ़ जाए। ठीक है ना, वीनस रिटर्न बढ़, क्योंकि आपने उसकी टांगे नीचे, टांगे आपने क्या कर दी है, ठीक है ना, सर नीचे कर दिया ना आपने उसका। ठीक है ना, सर नीचे कर दिया तो दिल की तरफ ब्लड ज्यादा आएगा ग्रेविटी की वजह से, दिल की तरफ वेन से ज्यादा ब्लड आएगा, वीनस रिटर्न बढ़ जाएगा। ठीक है, बात समझ आई कि यहाँ पे ये पॉइंट अब क्लियर हो गया कि वीनस रिटर्न बढ़ेगा जब आप उसका हेड नीचे कर दोगे। क्लियर हो रही हैं जी बातें? तो ये क्या करता है सिंपैथेटिक सप्लाई, ये सिंपैथेटिक रिफ्लेक्स, ये 3 काम करता है। हार्ट रेट बढ़ा दिया, कंस्ट्रक्शन करा दी ताकि रेजिस्टेंस बढ़ जाए, उससे ये हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वैजो कंस्ट्रक्शन हम कह रहे हैं ना, वो ये आर्टरियोल्स और वेन्स वगैरह की करता है। आर्टरियोल्स की करके रेजिस्टेंस बढ़ाता है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और वेन्स की करके वीनस रिटर्न बढ़ाता है। फिर इन सिंपैथेटिक रिफ्लेक्सेस की वजह से, अगर सिंपैथेटिक रिफ्लेक्सेस ना हो तो बंदे का जब ब्लड वॉल्यूम 15 से 20% ही कम हो रहा है तो बंदा उसी टाइम मर जाए। लेकिन सिंपैथेटिक रिफ्लेक्सेस की वजह से क्या होता है कि ब्लड आप कम कर रहे हो उस बंदे का, और स्टिल उसके ये मैकेनिज्म की वजह से क्या हो रहा है, इन मैकेनिज्म चेक करो ना यार। ये बेसिकली कौन सा मैकेनिज्म है? ये आपको शॉक से बचाने वाला मैकेनिज्म है, जो हमने ये कहा कि प्रोग्रेसिव नॉन प्रोग्रेसिव के अंदर जो बंदा बच नहीं जाता, हम कहते हैं कि उसके रिफ्लेक्स मैकेनिज्म उसको बचा लेते हैं, तो ये वो है। इसकी पूरी डिटेल मैंने आपको कल अगेन बतानी है बैरोरिसेप्टर के रिफ्लेक्स के अंदर। ठीक है ना, जब मैंने रिफ्लेक्सेस पढ़ाने उसमें मैं अगेन ये बताना है। बल्कि एक काम करो, यहाँ पे आ जाओ, नॉन प्रोग्रेसिव शॉक जिसके अंदर बंदा बच जाता है खुद ही बगैर थेरेपी के। सबसे पहले देखो बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स, ये वही है जो यहाँ पे सारा बता दिया। ठीक है, कि आपका कंस्ट्रक्शन करा के आपका प्रेशर बढ़ा रहा है, हालांकि आपका वॉल्यूम कम हो गया है, हालांकि आपका वॉल्यूम आपको हाइपोवॉल्यूमिक शॉक चल रहा है। ठीक है, लेकिन ये फिर भी आपका कार्डियक आउटपुट भी बढ़ा रहा है, हार्ट एक्टिविटी को बढ़ा के आपके वेन्स को कंस्ट्रक्ट करके कहता है यार वीनस रिटर्न बढ़ाओ, हालांकि ब्लड कम है, तो यानी कि ये बचाना चाह रहा है बेसिकली। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है अब क्लियर ज्यादा हो रहा होगा, है ना। लेकिन वेजो कंस्ट्रक्शन ब्रेन और हार्ट की नहीं करा रहा, ना 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 ना, ना उनको नहीं छेड़ना। ठीक है, पहले सबसे पहले तो बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स ने आके आपको बचाना है। ये सारे जो अभी बताने लगा हूं ना, सारे के सारे आप लोगों के क्या हैं, नेगेटिव फीडबैक हैं। नेगेटिव फीडबैक का मतलब ये है कि ये वो हैं जो आपको बचाते हैं, जो हम कहते हैं ना नॉन प्रोग्रेसिव शॉक, कि मतलब जो आगे प्रोग्रेस नहीं होता, रोक लेते हैं बॉडी के मैकेनिज्म उसको। एक है बैरोरिसेप्टर जो अभी मैंने आपको सारा बता दिया कि प्रेशर के बढ़ने से सिंपैथेटिक सप्लाई के जरिए करते कराते वो बचाव लेता है। नंबर 2 पे हर बच्चे को पता होना चाहिए, कल पूरी पूरी डिटेल बताऊंगा, सीएनएस इस्कीमिक रिस्पॉन्स। ठीक है, इसको आप समझ लो, चलो थोड़ा सा बता देता हूँ। बेसिकली होता ये है कि यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपका आपका ब्लड रिमूव हो रहा है, आपको हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो रहा है, ये देखो ब्लड रिमूव हो रहा है आपका, हो सकता है आपका वॉल्यूम कम हो रहा हो सकता है आपको हेमरेज हो रहा हो सकता है जो भी हो, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो रहा है आपको। ठीक है, हो क्या रहा है जनाबे वाला, आपका देखो अब आपका ब्लड रिमूव हो रहा है तो कार्डियक आउटपुट कम होगा, आपका आर्टेरियल प्रेशर कम होता जा रहा है। ठीक है, आपको शॉक हो रहा है, बॉडी को ब्लड और टिश्यूज को कुछ मिल नहीं रहा, ब्लड ही सही से नहीं मिल रहा। ठीक है, देखो कार्डियक आउटपुट देखो कितना कम हो रहा है ना कम। लेकिन अगर आप नोट करो तो आर्टेरियल प्रेशर नहीं उस तरह से कम हो रहा, यहाँ तक इसने कोशिश की है कि मैं ना जाने दूं यार, नहीं नहीं यार मैंने आर्टेरियल प्रेशर को काबू रखना है ये। ठीक, फिर उसके बाद देखो फिर गिर गया, और उसके बाद देखो फिर कोई आ गया जो जिसने कोशिश की है कि नहीं नहीं यार, नहीं नहीं यार बचाओ यार यार, मतलब इसने अभी तक अपनी कोशिश की है। ठीक है ना, चेक करो आप लोग कि इस प्रेशर पर आकर अभी तक इसने कोशिश की है। ठीक है ना, इस प्रेशर पर आकर इसने कोशिश की है, एक और जान मारने की कोशिश की है। अब इसकी कहानी समझो, बेसिकली ये हुआ है कि एक हद तक जब वो कम हुआ है ना, तो ये हुआ बैरोरिसेप्टर सिस्टम, बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स ने, रिफ्लेक्स का क्या मतलब है, नेगेटिव फीडबैक कर रहा है, ये बचाने की कोशिश कर रहा है।
कहता नहीं यार, मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था, क्या बताया था कि बेसिकली इसका सिंपैथेटिक सप्लाई का ज्यादा कंट्रोल किस पे है। मैंने क्या बताया था कि इसने बढ़ाना कार्डियक आउटपुट को भी इसने बचाने की कोशिश करनी है, इसने आर्टीरियल प्रेशर को भी बचाने की कोशिश करनी है। लेकिन क्या बताया था, ज्यादा किसको बचाता है, आर्टीरियल प्रेशर को बताया था आते ही सबसे पहले कि इसका ग्रेटर इफेक्ट किस पे है, मेंटेनिंग आर्टीरियल प्रेशर, ज्यादा इसका इफेक्ट आर्टीरियल प्रेशर पर है। हालांकि बढ़ा हार्ट रेट को भी रहा है, ठीक है ना, हालांकि बढ़ा हार्ट रेट को भी रहा है, हालांकि वेन्स को भी रिटर्न कर रहा है कॉन्स्ट्रिक्ट, जिससे ब्लड वॉल्यूम जनाब वाला आपका विनस रिटर्न बढ़ रहा है, ठीक है ना, मतलब करा हालांकि ठीक है ना, मतलब काम इसका दोनों पे है, सिंपैथेटिक सप्लाई का, रिफ्लेक्स का, लेकिन ज्यादा किस पे है, आर्टीरियल प्रेशर पे। इसीलिए यहाँ पर देखो, एक हद तक इसने कोशिश की कि यार आपका, हालांकि देखो आपका कितना आपका ब्लड लॉस हो गया है, लेकिन इसने यहाँ तक कोशिश की कि नहीं यार मैं इसको बचाने की कोशिश करूं, यहाँ तक फिर भी है ना, यहाँ तक देखो कार्डियक आउटपुट इतना नहीं कम, किसकी वजह से नहीं कम, हालांकि ब्लड जो निकला है तो फौरन नहीं काम होना चाहिए था, यहाँ तक किसकी वजह से, इसकी वजह से। लेकिन आर्टीरियल प्रेशर पर देखो उसका ज्यादा इफेक्ट था, तो यहाँ तक उसने बचाने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद वो देखो उसकी अपनी जान भी बच होगी। बस बैरो रिसेप्टर किसकी वजह से होता है, प्लीज अगेन बता दो। बैरो रिसेप्टर वैजो मोटर सेंटर, अभी 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 कहानी मुझे अगेन बताओ। बैरो रिसेप्टर जो कि कहाँ पर हैं, बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। वैजो मोटर सेंटर कहाँ पे है, मेडुल्ला के अंदर है, जो कि कंट्रोल सेंटर है, किसके जरिए इंपल्स भेजता है, सिंपैथेटिक रिफ्लेक्स के जरिए, सिंपैथेटिक सप्लाई के जरिए, ठीक है। तो यही मैंने आप लोगों को बताया कि इसकी वजह से आपका क्या हो रहा है, आपका ये एक हद तक मेंटेन हो रहा है, ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि ठीक है ना, बात समझ आई कि आपका आर्टिकल प्रेशर कम होना चाहिए था, लेकिन इसने कहा नहीं नहीं बचाओ यार बचाओ, ठीक है, ब्लड कम हुआ है, ब्लड निकाल रहे हो आप, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन ये है कि एक हद तक वो बचा लेता है आपको, एक हद तक वो कोशिश करता है, अपनी जान मारता है, लेकिन एक हद के बाद जाके उसकी ठुस हो गया, क्यों खुद ठुस क्यों हो गया, बताओ बताओ बताओ, ये कार बचा कौन रहा था, कौन बचा रहा था बताओ, बैरोसेप्टर सिस्टम, बैरोसेप्टर रिफ्लेक्स। बैरोसेप्टर रिफ्लेक्स का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब आपका हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हुआ था, आपका आपका ब्लड कम हुआ, वॉल्यूम कम हुआ, आपका आपका कार्डियक आउटपुट कम हुआ, आपका आर्टिरियल प्रेशर भी कम हुआ, लेकिन ये था उसने ज्यादा सिंपैथेटिक सप्लाई भेजकर आपका हार्ट रेट बढ़ाने की कोशिश की, आपका विनस विनस रिटर्न उसने बढ़ा दिया, उसने जनाब आर्ट्रियोल को कंस्ट्रक्ट कर करके आपको बड़ा बचाने की कोशिश की। अब समझ आ गया आप सही से कि उसने बचाने की कोशिश की, लेकिन ठीक है ना, लेकिन जनाबे वाला क्या हुआ, अब उसकी बस हो गई है। अब यहाँ पे कौन बचा रहा है, फिर एक सवाल ये होना चाहिए, जब वैजो मोटर सेंटर नहीं बचा रहा तो यहाँ पे कौन बचा रहा है, ठीक है ना, जब आपका बैरोसेप्टर रिफ्लेक्स नहीं बचा रहा तो यहाँ पे कौन बचा रहा है, जब बैरोसेप्टर सिस्टम नहीं बचा रहा, अब सीएनएस इस्कीमिक रिस्पांस बचा रहा है, क्यों, क्योंकि अब आपने इतना ब्लड निकाल दिया कि अब आपके ब्रेन को भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो ब्रेन ने जनाबे वाला क्या किया है, ब्रेन ने अब कोशिश की है कि यार जो है ना, ब्रेन ने अब रिस्पांस भेजा है, ब्रेन ने अब सिग्नल भेजा कि यार आर्टीरियल प्रेशर बढ़ाओ, प्लीज आर्टीरियल प्रेशर बढ़ाओ, कि यानी कि अब ब्रेन के अपने अंदर, कल ये कंप्लीट पढ़ाऊंगा, ये सबसे लास्ट इफेक्ट होता है, क्योंकि आपको पता है ब्रेन के अंदर हम फिर भी सप्लाई बढ़ाई रखते हैं, ब्रेन के अंदर हम फिर भी क्या करते हैं, ब्रेन के अंदर हम फिर भी मतलब वैसो डायलेशन ही रहती है, वहां पे वैसो कंस्ट्रक्शन नहीं करते, लेकिन जब सप्लाई इतनी कम हो जाए, यानी कि यहाँ पे जो ब्रेन ने इफेक्ट रिस्पांस भेजा है, वो किस वजह से भेजा है, क्योंकि आपने ब्लड इतना निकाल दिया है मेरे भाई कि अब ब्रेन को भी नहीं मिल रही ऑक्सीजन, ब्रेन को भी ब्लड नहीं मिल रहा, ब्रेन के अंदर भी आर्टेरियल प्रेशर 70 से भी नीचे चला गया, यानी कि आपका आर्टेरियल प्रेशर इतना नीचे चला गया कि 70 से भी जब नीचे चला जाए तब क्या होता है, 70 असल में ये वैल्यू क्या है, असल में ये वैल्यू ये है 50, कि जब आर्टेरियल प्रेशर 50 से नीचे चला जाता है ना, जब आपने इतना उसका ब्लड निकालना शुरू कर दिया है, ये देखो ब्लड निकाली जा रहे हो, ये देखो इतना ब्लड निकाल दिया, इतने परसेंट ब्लड, आधा तो आपने ब्लड निकाल दिया बंदे का, यहाँ पे जाके फिर वो जो होता है ना, ब्रेन की तरफ से रिस्पॉन्स आता है, ब्रेन सीएनएस इस्कीमिया, जब ब्रेन का इस्कीमिया शुरू होता है तो वो एक रिफ्लेक्स भेजता है, सबसे लास्ट पे ये होता है सीएनएस इस्कीमिक रिस्पॉन्स, तो ये बचाने की बड़ी कोशिश करता है, लास्ट जान मारता है ये, लेकिन ये है कि ठीक है ना, मतलब ये सीएनएस इस्कीमिक रिस्पांस की वजह से है कि जब इतना प्रेशर आपका, तो आपने इतना ब्लड निकाल दिया कि ब्रेन के अंदर जो कि आपका जब आर्टेरियल प्रेशर 50 से भी नीचे चला जाए तब सीएनएस इस्कीमिक रिस्पांस होता है, ब्रेन जोर मारने की कोशिश करता है कि यार मैं किसी तरीके से जनाबे वाला ना आर्टेरियल प्रेशर को बचा लूं, ठीक है, और बंदे को बचा लूं, ठीक है जी, बाकी ये इसकी डिटेल कल पूरी पता चल जाएगी, ठीक है।
अब आप लोगों को पता चल गया कि दूसरे नंबर पर एक बैरोसेप्टर रिफ्लेक्स आपको नेगेटिव फीडबैक के लिए बचाने की कोशिश करता है, सीनस इस्केमिक रिस्पॉन्स बचाने की कोशिश करता है। ये सारे वो लिखे हुए हैं जो कि कंपेंसेट करते हैं, जो कि प्रोग्रेस नहीं होने देते उस स्टेट को, बचाते हैं आपको, ये वो लिखे हुए हैं। अच्छा, अब आगे बड़ी आसान सी चीजें हैं, ये बस मैं एक दफा बताऊंगा और निकलता जाऊंगा, ठीक है। कंपेंसेटरी मैकेनिज्म होते हैं, मसलन कि आपके इंटेस्टाइन से ज्यादा फ्लूइड अब्सॉर्ब कर लो ताकि आपका ब्लड ज्यादा हो जाए, इंटेस्टाइनल स्पेसेस से अब्सॉर्प्शन शुरू कर दो, बजाय जो जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है उसकी अब्सॉर्प्शन ज्यादा करनी शुरू कर दो। आप किडनी के जरिए से उसको साल्ट को बचाओ, किडनी के जरिए से वो साल्ट कंजर्व कर लो ना, रीअब्सॉर्ब कर लो, ताकि वहां से वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाए। उससे ये होगा कि आपका वॉल्यूम रेगुलेट वापस आ जाएगा ना। आप उसका नाम क्या, आप आपको साल्ट की भूख ज्यादा लगाओ, आप साल्टी चीज ज्यादा खाओ, पानी, फिर उससे पानी रिटेन रहेगा बॉडी के अंदर। तो इस तरह से आप मतलब आप इन द एंड आप कर क्या रहे हो, आप इनमें क्या कर रहे हो, वही जो डिहाइड्रेशन में हुआ था यार, जो डिहाइड्रेशन के हुआ था उसमें क्या हुआ था, उसमें जो आपका उसमें हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो रहा था ना, तो यहाँ पे आप समझ लो उसको उल्ट कर रहे हो, उसके कंपनसेटरी ऐसे मैकेनिज्म कर रहे हो, इंटेस्टाइन से पानी को ज्यादा रीअब्सॉर्ब कर रहे हो, आप किडनी से पानी को रीअब्सॉर्ब कर रहे हो, आप उसका नाम क्या, आप ज्यादा साल्टी चीजें खाना शुरू कर दे हो, ठीक है। जिससे ये है कि, ठीक है ना, जिससे ये होता है कि विच मेक द पर्सन ड्रिंक वाटर, ठीक है ना। आपको पता है ना, आपको मैंने वो वहां पे पढ़ाया हुआ है बायोकेमिस्ट्री में कि सोडियम क्या करता है, सोडियम थर्स्ट सेंटर को, सोडियम की वजह से थर्स्ट सेंटर आपका एक्टिव होता है, जिससे आपको प्यास लगती है, ठीक है ना। तो नमकीन चीजें खाओगे, उधर से ऊपर से पानी ज्यादा पियोगे, आपके थर्स्ट सेंटर को एक्टिव हो गए, तो जो चीजें जो मैंने आपको डिहाइड्रेशन में पढ़ाई है, इनकी वजह से शॉक होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंपनसेशन हो रही है, मतलब ये कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे आपका वॉल्यूम बचाया जा सके। फिर क्या हो रहा है, आपका एड्रीनल मेडुला से एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन आएंगे, ठीक है जी, जो कि आपकी वैसो कंस्ट्रक्शन करा देंगे। वैसो कंस्ट्रक्ट पोस्टीरियर से क्या आएगा, वैसोप्रेसिन आएगा, एडीएच। ये आगे क्या पता है आप लोगों को, ये क्या करता है, वाटर को रिटेन रखता है, पता नहीं है आपको, एडीएच का वाटर को क्या करता है, वाटर को रिटेन करता है। इसके अलावा ये भी वैसो कंस्ट्रक्शन कराता है, ठीक है ना, ये भी वैसो कंस्ट्रक्शन कराता है। फिर ये कि आपका रेनिन आता है, ठीक है ना, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। रेनिन आता है किडनी से, जो कि एंजियोटेंसिन 2 की फॉर्मेशन कराता है। एंजियोटेंसिन 2 भी क्या है, वेजो कंस्ट्रक्टर है। तो ये तीनों जो है ना, ये तीनों पहली बात तो याद रखो कि वेजो कंस्ट्रक्टर है। कौन है, वेजो कंस्ट्रक्टर, तो मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे ना, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो रहा है ना, तो ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उसमें ब्लड प्रेशर कम होता है। ये क्या कर रहे हैं, ये आर्टेरियल प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तीनों वेजो कंस्ट्रक्शन करके, वही काम जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि ये दोनों भी तो यही करते हैं। तो ये यहाँ पे ये भी यही कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये कि रिवर्स स्ट्रेच रिलैक्सेशन का मैकेनिज्म, आपके स्मूथ मसल होते हैं आपके उसके अंदर, किसके अंदर, आपके वेजल्स के अंदर, वो रिवर्स जब उनके अंदर वॉल्यूम कम होता है, मैं ये भी टॉपिक आपको पढ़ा चुका हूँ रिवर्स स्ट्रेस चैप्टर 8 के अंदर, जब उनके अंदर वॉल्यूम कम होता है, वेजल के अंदर ब्लड कम है ना, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है ना, ब्लड कम है, तो ब्लड कम होता है, तो एक मैंने आपको पढ़ाया था उधर, मैंने यूरिनरी बिल्डर वाली बात बताई थी कि जब होता है ना आपका यूरिन ज्यादा भर जाता है, तब वो रिलैक्स कर जाते हैं, ज्यादा भरा, स्ट्रेस पड़ा, वो रिलैक्स कर गए, और वो इस तरह से वो अपने प्रेशर को मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर वो वॉल्यूम कम है, तो क्या कर रहे हैं, वो खुद को थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, जैसे वहां पे स्ट्रेस पड़ा तो रिलैक्सेशन होती है, तो यहाँ पे वॉल्यूम कम हुआ तो वो थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट करते हैं। कौन कौन, वेजल आपकी, उसमें स्मूथ मसल है, वहां पे यूनिट ब्लेडर का पड़ा था, यहाँ पे हम वेजल के स्मूथ मसल की बात पढ़ रहे हैं, बेसिकली तो प्रॉपर्टी स्मूथ मसल की है ना। तो रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन के जरिए वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे भी क्या हो रहा है, इससे भी आपका प्रेशर बढ़ रहा है, यानी कि उनका प्रेशर कम हो गया ना, तो अपना प्रेशर रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पे भी तो यही हुआ था कि जब यूरिन ज्यादा भरता है तो अपना प्रेशर मेंटेन रखते हैं, यही हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो ये सारे, यानी कि ये भी प्रेशर बढ़ा रहा है कॉन्ट्रैक्ट करके, ये भी एंजियोटेंसिन 2 क्या कर रहा है, वाटर की रिटेंशन करा रहा है, ठीक है ना, वाटर की रिटेंशन करा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे वाला और क्या क्या कर रहा है, ठीक है ना, और ये क्या कर रहा है, और ये भी कंस्ट्रक्शन कराता है, ये भी कंस्ट्रक्शन कराता है, ये तो है ही पोर्टेंट वैसो कंस्ट्रक्टर ना। ओहो, ये एंजियोटेंसिन 2 ये तो कराता ही क्या है, ठीक है ना, आपकी वैसो कंस्ट्रक्शन कराता है, ठीक है ना। अब जब वैसो कंस्ट्रक्शन कराता है तो साथ ही साथ ये किडनी के अंदर जो आर्ट्रियोल्स आ रहे हैं, जब ये वैसो कंस्ट्रक्शन कराएगा यार, किडनी के भी नहीं वैसो कंस्ट्रक्शन करा देगा, किडनी के अंदर जो हम पढ़ते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल, देखो ना यार, ये पेरिफेरल आर्ट्रियोल्स की वैसो कंस्ट्रक्शन करा रहा है ना, ठीक है। तो बॉडी के सारे आर्ट्रियोल की जब वैसो कंस्ट्रक्शन करा रहा है तो ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है, तो किडनी के अंदर जो एफरेंट आर्ट्रियोल की जब वैसो कंस्ट्रक्शन कराएगा तो किडनी के अंदर ब्लड कम जाएगा,
मतलब ये कि यूरिन फॉर्मेशन कम कर रहे हैं यूरिन, ठीक है। जब एफरेंट आर्टेरियोल के जरिए से किडनी में आता है ना ब्लड, ठीक है, तो वहां से फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है और फिर वहां से फिर यूरिन आगे बनता है। तो जब उसी की एफरेंट आर्टेरियोल की कंस्ट्रक्शन कर देगा तो किडनी के पास ब्लड ही नहीं आएगा, तो यूरिन ही नहीं बनेगा, तो आपके बॉडी से बाहर यूरिन कम निकलेगा, तो आपको हाइपोवॉल्यूमिक शॉक से एक कंपेंसेटरी है ना, एक बचाने की कोशिश कर रहा है कि यार यूरिन कम निकले, पहले ही आप प्लाज्मा हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है, ऊपर से यूरिन बनी जा रहा है, तो उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। तो ये यानी कि सारे वो हैं जो नेगेटिव फीडबैक हैं, इनकी वजह से आप बच जाते हो, इनकी वजह से हम बच जाते हैं हाइपो इन शॉक शूट से, इनकी वजह से हम बच जाते हैं। अब मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा जो हमें बचने नहीं देते, ये चीजें आप जो बचने नहीं देती, मसलन ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जब आपका जब आर्टेरियल प्रेशर कम होता है तो जनाबे वाला आपका करते कराते आपका कोरोनरी ब्लड फ्लो कम होना शुरू हो जाता है, इतना कम हो जाता है कि आपके दिल को ही पूरा ब्लड नहीं मिलता, ठीक है, आपके दिल को ही पूरा ब्लड नहीं मिलता। पढ़ना नहीं था यार चैप्टर 1 के अंदर कि जब 2 लीटर ब्लड निकले तो वो बचा लेता है, वो क्या था, अब उसके ऊपर जाके लिखो, बल्कि उसको वैसे ही कट करो वहां से, उसको बोलो कि मैंने पूरा शॉक का चैप्टर पढ़ लिया है, मैंने अब तुम्हें कभी नहीं पढ़ना, ठीक है। वहां पे जो बायोरिसेप्टर वाला पढ़ा था उस फ्लो चार्ट को यहाँ पे बना के वहां पे काटा मार दो, उस पेज को ही फाड़ दो, ठीक है, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे ये कार्डियक डिप्रेशन का क्या मतलब है, अब ये प्रोग्रेसिव वाली कंडीशन आना शुरू हो गई है ना। अब हमने नॉन प्रोग्रेसिव को पढ़ लिया कि उसके अंदर जब शॉक होता है हाइपोवॉल्यूमिक, तो उसके अंदर क्या होता है, जल्दी बताऊं, नॉन प्रोग्रेसिव के अंदर क्या हो रहा है, वो खुद को बचा लेता है। पहली बात, कैसे बचा लेता है सर, ये तो बता दें, ये क्या तरीका हुआ। बैरो रिसेप्टर आता है, फिर उसका इस्केमिक रिस्पांस के जरिए से वो आर्टेरियल प्रेशर को बढ़ाता है, फिर उसका नाम क्या है, वो रेनिन के जरिए, फिर वो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म के जरिए, फिर उसका वो एडीएच आ जाता है, फिर उसका नाम क्या है, वो आपका वो एंजियोटेंसिन 2 आ जाता है, फिर आपका रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन, ये 5 6 7 जो है ये मिलकर बचा लेते हैं। अब सर ये भी तो बताएं, ये प्रोग्रेसिव क्यों हो रहा है, ये क्या तरीका है कि प्रोग्रेसिव हो रहा है और बंदे को मतलब आहिस्ता 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 बंदे को मार देता है, प्रोग्रेसिव है ना, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, मतलब ये कि विशियस साइकिल चला देता है ये, और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म तो हमें बचा लेते हैं। ये क्या है सर, ये आहिस्ता आहिस्ता क्यों चलता जा रहा है डेथ की तरफ, कि अगर हमने थेरेपी ना की तो हम मर जाएंगे। तो ये ऐसे करता है कि इसके अंदर पॉजिटिव फीडबैक शुरू हो जाता है, विशियस साइकिल शुरू हो जाता है, फिर वो चलता जाता है, चलता जाता है, एक हद के बाद वो इरिवर्सिबल हो जाता है। उसके बाद अगर आप दोगे भी सही ना, उसके बाद बंदे ने नहीं बचना, ठीक है। ये यानी कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में एक सबसे पहले कार्डियक डिप्रेशन, ये किस वजह से हो रहा है कि अब आपने वॉल्यूम अब आपका इतना कम हो गया कि करते करते आपको कोरोनरी ब्लड फ्लो कम हो गया, आपका ब्लड कोरोनरी के अंदर ही कम जा रहा है, ब्लड दिल को ही कम मिल रहा है। जब दिल को कम मिल रहा है तो दिल की पंपिंग और कम हो जाएगी, ठीक है, और भी ब्लड कम पंप होगा, है, और कार्डियक आउटपुट कम होगा ना, तो और करते करते कार्डियक डिप्रेशन होगी। बात समझ आ गई आपको, पूरी बात समझ आ गई ना कि हो क्या रहा है, कि आपका कम था ना, तो कोरोनरी ब्लड फ्लो भी कम हुआ, फिर वो करते करते क्या कर रहा है, ब्लड पंप कम कम पंप कर रहा है, उससे क्या हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, और ब्लड कम पंप हो रहा है, क्योंकि दिल अब काम से करना छोड़ रहा है। पॉजिटिव फीडबैक की मिसाल है ये कार्डियक डिप्रेशन। अब मैं ये आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो आपको लेके जा रही हैं उस तरफ, आपको मारने की तरफ लेके जा रही हैं। पहले वो बताई थी जो कंपनसेटेड में पहली स्टेज में बचा लेती हैं आपको, अब दूसरी स्टेज बता रहा हूँ कि इसके अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता कैसे प्रोग्रेस लेके जा रहा है आपको इरिवर्सिबल स्टेज की तरफ, कि अगर आपने इस दौरान इरिवर्सिबल के क्रिटिकल लेवल के अंदर अंदर तक आपने उसको बंदे को थेरेपी ना दी, तो उसके बाद आप थेरेपी देने का भी कोई फायदा नहीं। दूसरा ये वैजोमोटर फेलियर, ये मैं आपको बता चुका हूँ, सारा बता चुका हूँ कि इसके अंदर क्या होता है कि वैजोमोटर सेंटर ही खराब होगा, आपको पूरा न्यूरोजेनिक रिफ्लेक्स बता चुका हूँ, वो शॉक बता चुका हूँ, वैजोमोटर सेंटर ही खराब, आपकी वेजल कोई नहीं वो टोन दे रहा, वैजोमोटर टोन नहीं दे रहा, तो आपको क्या हो रहा है, आपकी सारी की सारा आपका पुलिंग शुरू हो गई है और आपका कार्डियक आउटपुट विनस रिटर्न कम हो गया, और आपका हार्ट रेट भी नहीं बढ़ रहा, क्योंकि इसने इंपल्स भेजनी थी सिम्पैथेटिक रिफ्लेक्स के जरिए से एसओ नोड को। तो मतलब ये है कि आपका ये मेन सेंटर जो है यही अब आपका काम छोड़ गया जो आपका, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसका नाम का क्या है, ये पहले ये देख लो, इंक्रीज परमेबिलिटी, जब आपकी वेजल कोई हाइपोक्सिया होता है ना, वेजल्स कोई, ठीक है, तो उससे ये होता है जब वेजल्स को देखो ना, कैपिलरी भी तो वेजल्स को भी तो चाहिए ना खाना पीना यार। बेसिकली ये पता क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं ना कि दिल ने काम करना क्यों छोड़ा है, भाई दिल ने पहले तो कोशिश की कि कार्डियक आउटपुट यार ब्लड कम हो गया मैं ज्यादा पंप करूं, उससे कोशिश की, मतलब ये कि वो दिल को तो कोई मसला नहीं ना, लेकिन ये था कि आपका ब्लड कम हुआ, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, तो कोरोनरी ब्लड फ्लो कम होना शुरू हो गया, जिससे दिल ने और कम पंप करना शुरू किया, करते 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 कार्डियक डिप्रेशन हो गया।
यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी यही हुआ है कि अब देखो, अब आपका वॉल्यूम कम हुआ, इसने 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 क्या किया, इसने शुरू में बड़ी कोशिश की कि मैं सिंपैथेटिक सप्लाई बढ़ा दूं, मैं कार्डियक आउटपुट ज्यादा कर लूं, मैं हार्ट रेट बढ़ा लूं, मैं सिंपैथेटिक सप्लाई ज्यादा कर दूं, मैं सारी हर चीज कॉन्स्ट्रक्ट करके परे मारूं सिवाय ब्रेन और हार्ट के, और मैं इस बंदे को बचा लूं। इसने यही तो था जिसने यहाँ पे काम किया यार, यही तो था। और कौन है ये जिसने सबसे पहले बचाने की कोशिश की है, सबसे पहले बचाने की, सबसे जोर से बचाने की इसने कोशिश की है। लेकिन यार अब वही दिल वाली बात कि अब जब ब्लड आपका कम होगा तो इसको भी ब्लड कम मिलेगा ना, ब्रेन इसको भी, जब इसको ब्लड कम मिलेगा तो फिर ये भी, इसकी भी फूक निकल जाएगी। बात समझ आई कि शुरू में ज्यादा काम करेगा, लेकिन बाद में जब इसको भी ब्लड सही से नहीं मिलेगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इसका भी, ये भी देखेगा कि यार काम मेरे हाथ से बाहर निकल गया। इसी वजह से शुरू में तो इसने बड़ा बचाने की कोशिश की थी, ये देखो, लेकिन जो यहाँ पे फूक निकली थी वो इस वजह से निकली थी कि वैसो मोटर सेंटर फेल हो गया, उसने